स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेकर आए हैं 13 फरवरी से 19 फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। दिल्ली में जनजातियों से संबंधित आदि महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव का आयोजक ट्राइफेड था। इससे ऐसा माना जाता है कि यह आदिवासियों के विकास में विशेष रूप से सहायक होगा। सरकार अगले 5 वर्षों में 2 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटियों या प्राथमिक ऋण समितियों या पैक्स का गठन करेगी। यह निम्न आय और कृषक वर्ग के लिए विशेष सहायक होगा। वर्तमान में देश में कुल 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां कार्यरत हैं। चूँकि ये ऋण प्रदान करेंगी, इस कारण कृषक अपने ज़रूरतों के सामान को आसानी से खरीद पाएंगे और आय प्राप्ति के बाद फिर ऋण का भुगतान भी करने में इन्हें आसानी होगी। तो ये भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिससे कृषकों की आय में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने वाली है। देश के कुल 22 महानगर स्मार्ट सिटी बनेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का कहना है कि अगले महीने से वाराणसी, आगरा, रांची, भोपाल, पुणे, अहमदाबाद और चेन्नई समेत देश के 22 महानगरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलेगा। ये 22 महानगर आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। ये 22 महानगर कुछ इस प्रकार हैं: आगरा, वाराणसी, रांची, भोपाल, इंदौर, उदयपुर, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, काकीनाडा, कोयंबटूर, इरोड, भुवनेश्वर, सलेम, विशाखापट्टनम, वेल्लोर, मदुरई, अमरावती, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा। आप जिस भी राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, उस राज्य में जो भी शहर हैं उसको याद रखिए, प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है। इस अभियान में जो बाकी 78 शहर हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी वहाँ कुछ परियोजनाएं बाकी हैं और जैसे ही वो परियोजनाएं पूरी होंगी उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। असम में बाल विवाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत बाल विवाह करने वालों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया गया। इस कारण बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, जिसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और सभी आरोपियों को जमानत देने का निर्देश दिया है। हाल ही में 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, 6 नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। तो इस समय राज्यपालों की सूची बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ये सूची मैंने आपको दे दी है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल जो हैं उन सबको इसमें शामिल कर लिया गया है। तो किसी भी राज्य से प्रश्न आ सकता है, तैयार रहिए। हाँ, लेकिन जो 13 राज्य के राज्यपाल बदले गए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 6 राज्यपाल जो नए चेहरे हैं। ठीक है, इस तथ्य को याद रखिएगा। स्पेशली अगर आपका वनडे का एग्ज़ाम है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वनडे और यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस वाले के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में ऐसे प्रश्न थोड़े से कम आते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस और वनडे के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अडानी हिंडनबर्ग मामले में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य आदेश में कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग वैध है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि उच्च न्यायालय को वर्चुअल कोर्ट तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही संवैधानिक न्यायालय हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सबऑर्डिनेट नहीं है। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सोनिया गिरधर गोकानी बनी हैं। ये स्टेट पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न यहाँ से बनेगा ही बनेगा। जितना भी प्रथम होता है, विशेष होता है, आखिरी होता है, ये वनडे एग्ज़ाम में तो खूब पूछा जाता है। स्टेट पीसीएस में भी ऐसा खूब पूछते हैं। तो तैयार रहिए कि कहाँ पे प्रश्न आ जाइए। नदी जोड़ो परियोजना के तहत 16 हिमालयी नदियों और 26 मैदानी नदियों को जोड़ा जाएगा ताकि उन क्षेत्रों में जल की आपूर्ति की जा सके जहाँ जल की कमी है। क्योंकि भारत में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आता रहता है, कुछ क्षेत्रों में सूखा रहता है। तो अगर नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जल सूखाग्रस्त क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इससे दोनों की समस्याओं का हल हो जाएगा। अपने बजट का 18.82% शिक्षा पर आवंटित करता है छत्तीसगढ़, जबकि 18.3% आवंटित करता है बिहार।
तो ये दोनों सर्वाधिक आवंटित करने वाले राज्य हैं शिक्षा पर, जबकि शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय करने वाला राज्य दिल्ली है, जो अपने कुल बजट का 22% शिक्षा पर व्यय करता है। और शिक्षा पर व्यय करने वाले में दूसरे स्थान पर असम है, जो अपने कुल व्यय का 20% शिक्षा पर व्यय करता है। और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, जो कुल 19% अपने बजट का खर्च करता है शिक्षा पे। तो शिक्षा पे कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा धन आवंटित करता है और कौन सबसे ज़्यादा व्यय करता है, ये तथ्य याद रखिएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि अब किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिलेगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उन राज्यों को दिया जाता है जिनके पास अर्थव्यवस्था के विकास का कोई साधन नहीं होता। हाल ही में केरल में एक ट्रांसजेंडर दंपति द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया, जिसके बाद बच्चे को जन्म देने वाले जाहद ने कहा है कि उसका नाम बच्चे के सर्टिफिकेट में या बर्थ सर्टिफिकेट में पिता के नाम में शामिल हो और उसके पार्टनर का नाम माता के नाम में शामिल हो। माने जिसने बच्चे को जन्म दिया है वो ऑन पेपर बच्चे का पिता बने, यही कहने का मतलब है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या ICAR द्वारा कुल 222 देसी पशुओं की सूची जारी की गई है, जिसमें गाय, भैंस, सूअर, गधे और बकरियां शामिल हैं। इसमें कुल 28 देसी नस्ल की गायों की सूची जारी की गई है। इससे इनके संरक्षण में सुविधा होगी। सरकार द्वारा रणनीतिक महत्व के सिनकुन लॉ का मतलब दर्रा होता है, सिनकुन लॉ, ठीक है। तो सिनकुन लॉ सुरंग को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे लेह लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है तो ठंडी के समय में कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। इस समस्या के निदान के लिए इस सुरंग को मंजूरी प्रदान की गई है। दिल्ली में विभाजन स्मारक का निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा। वर्ष 2018 में UPSC ने प्रतियोगी छात्रों को यह सुविधा दी कि अगर वो चाहें तो अपना एप्लीकेशन वापस ले सकते हैं, अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। किंतु अब UPSC ने उस नियम को फिर से बदल दिया है। अब कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन वापस नहीं ले सकता। तो ऐसी परिस्थिति में घबराना नहीं है। UPSC में जो अटेम्प्ट काउंट होता है वह इस पर निर्भर करता है कि आप उस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए हैं या नहीं, यानी एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए हैं कि नहीं। अगर आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट होते हैं तभी आपका अटेम्प्ट काउंट होता है। तो फॉर्म भरने के बाद भी अगर पेपर देने का मन ना हो तो आप छोड़ सकते हैं, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं हो। अमेरिका के उच्च सदन में एक विधेयक पेश किया गया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दिया गया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली में आयोजित होने वाले रायसीन डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगी। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद बहुत ही सफल और चर्चा का विषय रहा। इससे लोगों के आय में वृद्धि हुई और स्थानीय उत्पादों के उपयोग और निर्यात में भी वृद्धि हुई है। आप याद रखिए कुछ जिलों के उत्पादों को, क्योंकि कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ ले रहा है। क्योंकि UPPCS में इस बार सिलेबस में परिवर्तन हुआ है मेंस में, तो हो सकता है मेंस में भी यहाँ से प्रश्न बने, तो प्रिपेयर रहिए। और जैसे ही UPPCS का नया सिलेबस आता है आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे उस चीज़ को सॉल्व करना है, उसकी स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा यह तय किया गया है कि दूसरे ज़िले में भी कैबिनेट बैठक होगी, जिससे उन जिलों के विकास में सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में निराश्रितों की आर्थिक सहायता और देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की गई है। दिल्ली में भारत वंदना पार्क का निर्माण चल रहा है और जल्दी ही वो बन जाएगा। बिहार के ग्राम कचहरियों में 87% मुकदमों का निस्तारण किया गया। इससे न्याय की प्रक्रिया में कुछ भी खर्च नहीं हुआ और न्याय स्थानीय रूप से उपलब्ध हो गया, यानी कहीं आना जाना नहीं पड़ा और न्याय में कोई जटिलता नहीं रही। यह वास्तव में ही बहुत उत्कृष्ट कार्य है और भूतकाल से जुड़ा हुआ भविष्योन्मुखी कार्य है, क्योंकि प्राचीन काल में भारत में ऐसी पंचायत या संस्थाएं कार्यरत थीं जो क्षेत्रीय स्तर पर न्याय और प्रशासन कार्य करती थीं, किंतु समय के साथ इन संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। अब ऐसा लग रहा है कि स्थानीय स्तर पर इस कार्य को फिर से गति मिल रही है और भारतीय संविधान में संशोधित कर शामिल किए गए ग्राम पंचायत और नगर पालिका के प्रावधान इसको संवैधानिक मजबूती प्रदान करते हैं। सड़क वाहन चालकों के लिए सिविल जैसी रेटिंग के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू कर दी गई है, जिससे यह पता चल सके
कि चालक कितने सुरक्षित तरीके से वाहन चलाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत बीमा कंपनियों को चालकों की रेटिंग प्रदान की जाएगी ताकि वह वाहन बीमा के प्रीमियम पर छूट दे सकें। स्कोर अधिक होने पर प्रीमियम की रकम कम होगी और स्कोर कम होने पर प्रीमियम की रकम अधिक होगी। मूल उपकरण निर्माताओं को भी यह रेटिंग प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने ग्राहकों को विशेष प्रोत्साहन दे सकें। सिविल रेटिंग असल में किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण की रेटिंग होती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति को लोन दिया जाए या ना। इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित नए नियम बनाए गए हैं ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कमी की जा सके, इसका स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाया जा सके और इनकी बैटरी के प्रयोग में सुधार किया जा सके। तमिलनाडु राज्य में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई। देश में हाइड्रोजन रेल परियोजना की दिशा में रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी DMU ट्रेनों को ग्रीन ट्रेनों में बदलने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा के जिंद में हाइड्रोजन जनरेशन एंड प्लांट तैयार किया जा रहा है। दिसंबर तक इसे तैयार कर लिया जाएगा, जबकि जनवरी 2024 तक जिंद से सोनीपत के बीच दौड़ रही DMU ट्रेन की जगह हाइड्रोजन ट्रेन ले लेगी और यह बहुत ही बड़ी बात है और इससे पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और भारत के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह बहुत सहायक होगा। देश में एक रिफाइनरी की पहली हाइड्रोजन विनिर्माण परियोजना की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए 2 साल पहले नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने निविदा जारी की थी। यह प्रति घंटे 300 किलो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता वाला परियोजना है। कूड़ा से ऊर्जा योजना शुरू किया गया है। यह शहरी कचरे से ऊर्जा तैयार करने की योजना है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में 2023-24 के आम बजट में विशेष प्रावधान किया है। इसके पहले चरण में 10 लाख की आबादी वाले 25 शहरों को चिन्हित किया गया है, जिनमें कूड़ा से बिजली और बायो CNG प्लांट स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इस दिशा में ऐसे शहरी निकायों के साथ समझौता करना शुरू कर दिया है। कचरा मुक्त शहर के विज़न को लागू करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत अस्थायी सॉलिड वेस्ट पर विशेष जोर दिया गया है। G20 देशों की बैठक में वसुधैव कुटुंबकम और PM के मिशन लाइफ यानी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की बात भी सुनाई देगी। G20 देशों का कृषि पर 4 बिंदु का कॉमन एजेंडा होगा। पहला फूड सिक्योरिटी और पोषण, दूसरा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव, तीसरा एग्री वैल्यू चेन और चौथा डिजिटल कृषि, ताकि कृषि का विकास किया जा सके और कृषकों के आय में वृद्धि की जा सके। इसी दौरान भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि G20 में डिजिटल और ग्रीन एजेंडा को आगे बढ़ाया जाएगा और G20 समूह के देशों के सहारे भारत वैश्विक बाजार में मोटे अनाज की पैठ को मजबूत बनाने में जुट गया है। इससे विश्व में मोटे अनाज के खपत में वृद्धि होगी और लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। G20 देश डिजिटल दक्षता के लिए साझा फ्रेमवर्क बनाने को सहमत हो गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत द्वारा रूस की आलोचना नहीं की गई। इस कारण पश्चिमी देश भारत की आलोचना कर रहे हैं। इसी कारण कुछ लोग का मानना है कि भारत का यह कदम G20 में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में एक रोड़ा साबित हो सकता है। वास्तव में भारत अपना निर्धारित एजेंडा या लक्ष्य हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह भारतीय नेतृत्व पर निर्भर करता है, ना कि कुछ लोगों के विचार पर। और G20 में शामिल डेलीगेट्स ने लखनऊ के इमामबाड़ा को देखा है। देखिए, G20 में भारत अपने बहुआयामी रूप को दुनिया के सामने लाएगा। इसमें सांस्कृतिक, डिजिटल, आर्थिक, अवसंरचना, जीवन शैली सब कुछ सामने ला रहा है ताकि भारत का वैश्विक प्रसार हो, भारत से निर्यात में वृद्धि हो और भारत के व्यापार में वृद्धि हो, भारतीय अर्थव्यवस्था पर लोगों का विश्वास बढ़े, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिले। RBI जल्द ही एक सर्वे कराएगी जिससे यह अनुमान लगाया जाएगा कि संपूर्ण रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो। लोकसभा में प्रस्तुत एक आंकड़े के अनुसार विमुद्रीकरण के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष में कुल 1 करोड़ आयकर दाता की संख्या में वृद्धि हुई है। देखिए, ऐसे आंकड़े मैं इसलिए आपको बता देता हूँ ताकि जब आप मेंस में कोई भी तर्क लिखें तो उसको
ये आंकड़े मजबूती प्रदान करें। तो मेंस में जब भी आप लिखें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, ठीक है। और ये आंकड़े ही उस नंबर को बढ़ाएंगे। तो इस आंकड़े को नोट करके रखिए, ये आपके मेंस में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हाल ही में लाभ की स्थिति देखी गई। इसका कारण माना जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पुनर्पूंजीकरण अब भूतकालीन विचार हो चुका है, क्योंकि अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लगातार खुद अपना आय जनरेट कर रहे हैं और पूंजीकरण की क्षमता विकसित कर रहे हैं। यह लेख यह बता रहा है कि यूपीआई का लाभ बैंक क्यों नहीं ले पाए। यह चर्चा का विषय है, जबकि यूपीआई में बैंकों से ही धन का हस्तांतरण होता है। असल में यूपीआई की शुरुआत में बैंक इसे स्टार्टअप के तौर पर देख रहे थे। वो किसी तरह का रिस्क या जोखिम नहीं लेना चाहते थे, इस कारण बैंकों को इसका लाभ मिला नहीं। इस न्यूज़ के केवल कुछ तथ्यों को ही देखें। इसमें बताया गया है कि पश्चिमी देशों में प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष 7 जोड़े, जबकि चीन में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 5 जोड़े और भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1 जोड़े जूते खरीदता है, ठीक है। बस केवल ये आंकड़े देख लीजिए, कभी कभी आंकड़े पूछ लेता है, स्पेशली वनडे एग्ज़ाम में। तो तैयार रहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ऐसा लग रहा है कि जल्द ही पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो देश में डीजल पेट्रोल की कीमतों में भारी कमी आएगी, क्योंकि वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थों पर उनके मूल्य से ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का समान योगदान है। इस टैक्स को केंद्र और अधिकांश राज्यों की सहमति के बाद ही हटाया जा सकता है। वस्तु और सेवा कर परिषद केंद्र और राज्य स्तरों पर जीएसटी ऑडिट के लिए साझा नियमावली लागू करने पर विचार कर सकता है। अभी कारोबारों का ऑडिट विभिन्न राज्यों में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर होता है। पिछले कुछ वर्षों से ई कॉमर्स निर्यात में तीव्र वृद्धि देखी गई। इस कारण ई कॉमर्स निर्यातों को गति प्रदान करने की क्षमता रखते हैं और भारत नहीं चाहता कि बड़ी टेक कंपनियां डिजिटल इकोनॉमी को नियंत्रित करें। इसलिए भारत प्रत्येक कंपनी को प्रोत्साहन देगा कि वो भारत में आकर व्यापार करें। माइक्रो एलईडी सफ़ायर या नीलम पर आधारित होता है। माइक्रो एलईडी का डिस्प्ले अन्य डिस्प्ले की अपेक्षा अधिक चमकदार, बेहतर रंग और बेहतर व्यू एंगल प्रदान करता है। इसमें चैट जीपीटी और बार्ड की तुलना की गई है। चैट जीपीटी को जिस तरह की ट्रेनिंग दी गई है वो उसी तरह की प्रतिक्रिया करता है, जबकि बार्ड ऑनलाइन सर्च करके प्रतिक्रिया करता है। बेसिक डिफरेंट इनके में यही है, बाकी है दोनों एआई प्लेटफॉर्म। और भारत में चैट जीपीटी की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है। चूँकि चैट जीपीटी और बार्ड जैसी एआई विदेशी कंपनियों के उत्पाद हैं, इसलिए भारत एआई के क्षेत्र में विकास का प्रयास कर रहा है। भारत मेकिंग एआई इन इंडिया और वर्क फॉर इंडिया के दोहरे उद्देश्य के साथ एआई के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। गूगल, ट्विटर, फेसबुक, एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियां यूरोपीय यूनियन में कड़े कानूनों का सामना कर रही हैं। इस कानून को द डिजिटल सर्विस एक्ट या डीएसए के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के तहत अगर किसी कंपनी के 45 मिलियन यूजर्स हो तो उनको बहुत बड़ी कंपनी माना जाएगा और उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे जोखिम प्रबंधन करना, बाह्य और स्वतंत्र ऑडिट कराना, इन कंपनियों से प्राधिकारियों और अनुसंधानकर्ताओं द्वारा मांगे जाने पर डेटा भी शेयर करना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन को अपने एक्टिव यूजर्स की संख्या प्रदर्शित करने की तिथि 17 फरवरी प्रदान की है और बहुत बड़े कंपनियों को 4 महीने का समय दिया है कि वो इस कानून के तहत अवसंरचना का निर्माण कर लें। डेटा एम्बेसी विश्वसनीय देशों का वास्तविक डेटा केंद्र होता है। इसमें स्थानीय कानूनों से राजनयिक छूट मिलती है। सरकार अपनी निजी डेटा नीति के तहत डेटा एम्बेसी में केवल गैर निजी डेटा सेट संग्रह करने की अनुमति देता है। थ्रेट डिटेक्टिव सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। इसकी मदद से कैंपस के भीतर आने वाले हर एक व्यक्ति की स्कैनिंग हो सकेगी और इस डिवाइस में लगे स्पेशल कोडिंग युक्त कैमरा सिस्टम हर व्यक्ति के हाव भाव को पढ़ेगा, चेहरे के हाव भाव को पढ़ेगा, स्कैन करेगा और यदि कुछ भी संदिग्ध लगा तो इसकी सूचना सीधे सुरक्षा अधिकारी को पहुंचेगी। साथ ही कैंपस में मौजूद कोई व्यक्ति अपने साथ क्या सामान लाया है और क्या ले गया, इसका ब्यौरा भी डिवाइस रखेगा। लावारिस सामान देखने पर यह डिवाइस अलार्म बजाएगा।
इसकी सूचना व्यक्ति की फ़ोटो और वीडियो सहित सुरक्षा कार्यालय को भेजेगा। इससे आम लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। बेंगलुरु में रक्षा क्षेत्र की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी एरो इंडिया की शुरुआत की गई। इसमें भारत ने अपने टोही ड्रोन तपस को प्रदर्शित किया और आक्रामक ड्रोन आर्चर को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा भारत एक और आक्रामक ड्रोन स्विफ्ट 2025 तक बनकर तैयार कर लेगा। गरुड़ एरोस्पेस में सूरज नाम का ड्रोन प्रदर्शित किया गया जो सोलर एनर्जी से चलता है। यह एक सर्विलांस ड्रोन है। इसी एयर शो में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमानों एवं बेस स्टेशन के बीच निर्बाध संवाद सुनिश्चित करने के लिए वायु लिंक सिस्टम प्रदर्शित किया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि खराब मौसम और जैमर भी इसके लिंक को बाधित नहीं कर पाएगा। इस एयर शो में भारत के रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत 2023-24 में कुल रक्षा पूंजीगत व्यय का 75% घरेलू रक्षा निर्माताओं से खरीद पर खर्च करेगा। इसके अलावा भारत पहले रक्षा आयातक था, किंतु अब भारत 75 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। इन अनेक प्रदर्शनों के बाद भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इनोवेशन के क्षेत्र में विश्व का लाइट हाउस बनकर उभर रहा है। इसके अलावा इसी एयर शो में यूनाइटेड किंगडम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट ने कहा कि भारत और यूके हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन करेंगे या सहयोग करेंगे। जापान के शिगा प्रांत में भारत और जापान की सेनाएं संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास करेंगी, जिसका नाम धर्म गार्डियन अभ्यास होगा। इस अभ्यास का केंद्र बिंदु चीन होगा। दक्षिणी चीन सागर में विवाद के बीच फिलीपींस ने चीनी तटरक्षक जहाज पर सैन्य ग्रेड लेजर से हमले का आरोप लगाया। फिलीपींस ने कहा कि लेजर हमले से उसके चालक दल के कुछ सदस्य को कुछ देर तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया, यानी वो कुछ देर के लिए अंधे हो गए थे। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी सच्चाई बन गई है और इसका एक रूप युद्ध क्षेत्र में भी दिखता है जब एआई आधारित हथियारों का निर्माण हो रहा है। ऐसे समय में इससे संबंधित पहला वैश्विक सम्मेलन नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का नाम रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन REAIM, जिसमें AI आधारित मिलिट्री एप्लीकेशंस के अवसरों, चुनौतियों और खतरों पर चर्चा किया जाएगा। भारतीय सेना को जेट पैक सूट की ज़रूरत है। यह ऐसा सूट है जिसे पहनकर सैनिक उड़ सकते हैं। इसमें सेना उन सभी जेट पैक सूटों का ट्रायल लेने वाली है जो भारतीय कंपनियों ने बनाए हैं। HAL को स्वदेश में विकसित कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या FDR के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से भारतीय तकनीकी मानक आदेश ITSO अधिकार पत्र मिल गया है। CDR और FDR इन दोनों को संयुक्त रूप से ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। इस न्यूज़ में इस वर्ष के भारत और अन्य देशों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों का वर्णन है, जिसमें मानव युक्त गगनयान मिशन, चंद्रयान तृतीय, सोलर मिशन आदित्य-1 आदि के बारे में दिया गया है। इसके अलावा भारत के अंतरिक्ष यात्रियों का भी वर्णन है जो अब तक किसी अन्य देश के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें अमेरिका के बेनू मिशन, यूरोप के ज्यूस मिशन और चीन के लूनर मिशन का भी वर्णन है। सऊदी अरब इस वर्ष के अंत में अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रयाना बरनावी को अंतरिक्ष में भेजेगा। दुनिया का पहला क्लाउड बिल्ट डेमो सैटेलाइट एक भारतीय फर्म द्वारा बनाया गया है जो जेनस 1 है। इसमें सैटेलाइट को पूरी तरह से कंसीव, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर किया गया है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में बनाए जाने वाले ड्रोन केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कार्यरत हैं। हाल ही में एम्स ऋषिकेश द्वारा ड्रोन के माध्यम से उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में मरीजों की दवाइयाँ भेजी गईं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के एक शोध में यह तथ्य सामने आया है कि मोबाइल संदेशों का उपयोग किसी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। ICMR में अपने शोध में यह पाया गया कि मोबाइल फ़ोन आद्यतन के माध्यम से दूसरी बार होने वाले
दिल के दौरे में कमी लाई जा सकती है। हाल ही में मुंबई के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा विशेष फेस मास्क का निर्माण किया है जो बच्चों में टीबी के लक्षणों की पहचान कर सकेगा। इससे अब इन बच्चों को टीबी की जांच के जटिल लक्षणों से नहीं गुजरना पड़ेगा। सुपर बग उन सूक्ष्म जीवों को कहते हैं जिन पर समान एंटीबायोटिक असर नहीं करते या इन्होंने समान एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। इसी को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं ने एक ऐसे एंटीबायोटिक का विकास किया है जो खतरनाक सुपर बग से लड़ने में सक्षम है। आमतौर पर बुढ़ापे में विस्मृति से जुड़े रोग अल्जाइमर के इलाज के लिए जो भी दवाइयाँ खोजी गई वह पूरी तरह से सफल नहीं है, क्योंकि उपलब्ध दवाइयाँ गलत बायोमार्कर को निशान बनाने पर आधारित थी या तब शुरू की जाती थी जब रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इजराइल के प्रोफेसर ने इसके निदान की दिशा में अलग दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें लक्षण प्रकट होने से पहले ही बायोमार्कर की पहचान और उसके इलाज के उपाय करना शामिल है। इससे उम्मीद लगाया जाता है कि अल्जाइमर रोग का इलाज खोजा जा सकता है। एक शोध में पता चला है कि मशरूम के सेवन से मस्तिष्क की कोशिकाओं के विकास और याददाश्त में सुधार होती है। इससे अल्जाइमर के खतरे को कम किया जा सकता है। तो जब तक अल्जाइमर की दवाई नहीं खोजी जाती तब तक मशरूम से काम चलाइए। और प्रतिदिन बादाम खाना वज़न कम करने में सहायक होता है। साथ ही यह डायबिटीज़ के जोखिम को भी कम करता है। मुंबई के नेत्र बैंक ने कहा है कि बहुत जल्द ही कुछ अधिशेष कार्निया प्राप्तकर्ता के बिना खराब हो जाएंगी। एक तरफ तो नेत्र बैंक जैसे संस्थान में कार्निया खराब हो रहा है, दूसरी तरफ भारत में 2 लाख लोग शरीर के कई अंगों को प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से केवल 10% ही प्राप्त कर पाते हैं। यह जो गैप है इसका कारण कुप्रबंधन है। और इस समस्या के निदान के लिए द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन या NOTTO द्वारा अंगदान के नियमों में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी अंग प्राप्त कर सकेंगे और अब अंगदान के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अंगदान के कानून में कई अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं ताकि अंग की कमी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। कोविड-19 में संक्रमण के 2 साल बाद भी इसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि कोरोना से जो संक्रमित हुए थे 2 साल बाद भी उनके फेफड़े असामान्य हैं। कोविड-19 में नेक्स्ट जनरेशन के टीकों के विकास में IIT दिल्ली द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिसमें टीकों के निर्माण में शरीर के इम्यून सेल या प्रतिरोधक कोशिकाओं का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि इस नई वैक्सीन के प्रयोग में कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल या स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें आपातकाल में निःशुल्क उपचार का प्रावधान है। इसी प्रावधान के कारण इसका विरोध निजी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम द्वारा किया जा रहा है। देखिए, इस न्यूज़ में राजनीतिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप राजनीतिक विषयों को छोड़कर केवल अध्ययन से संबंधित बिंदुओं को उठाएं। इस न्यूज़ में बताया गया है कि आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना का लाभ लेने वाले सर्वाधिक लोग राजस्थान में हैं और इसी के तहत छत्तीसगढ़ और कर्नाटक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो केवल काम का फैक्ट याद रखिए, पॉलिटिक्स की चीज़ें तैयारी के लिए खतरनाक हो सकती हैं। देखिए, यह न्यूज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से संबंधित है। GE सरसों, जिसका नाम DMH11 है, के बाद कई अन्य फसलों का भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सामने आया है। इसमें केला, आलू, कपास, मक्का और रबड़ मुख्य हैं। केला दुनिया में टमाटर के बाद सर्वाधिक उपभोग किया जाने वाला फल है, लेकिन इसके प्लांटेशन में फंगस का इन्फेक्शन का भय बना रहता है। इस समस्या को देखते हुए इसके प्रतिरोधक फलों वाले फसलों का निर्माण किया गया। यह कार्य नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली, पंजाब द्वारा किया गया। तो ऐसे बहुत से फसल या तो ट्रायल के दौर में हैं या फिर विकास के दौर में हैं। संभव है कि भविष्य में बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफाइड फसल हमारे भोजन में या अन्य ज़रूरत के सामानों में शामिल हो जाएं। फिलहाल BT कॉटन का उपयोग हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रासंगिक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रत्येक प्रतियोगी छात्र तक सहजता से पहुंच सके। महत्वपूर्ण फसलों के जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के बाद हम चर्चा करेंगे मरीन लाइफ या जलीय जीवन पर।
अंडर वाटर वॉइस इमिशन या जल के नीचे आवाज़ उत्सर्जित करने वाले यंत्र जो कि जलयान या पानी के जहाज़ में लगे होते हैं या जलीय जीव के जीवन के लिए खतरा बन गए हैं। इसके कारण डॉल्फिन, स्पर्म व्हेल आदि के जीवन पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ रहा है। वर्ष 2020 से लेकर अब तक भारत में कुल 380 बाघों की मृत्यु हुई है और सरकारी संरक्षण संस्थाएं इन कारणों की जांच कर रही हैं और जांच आते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विश्व पेंगोलिन दिवस यानी 18 फरवरी को एक ऑब्जर्वेशन में पाया गया कि पिछले 5 वर्षों में 1000 पेंगोलिनों का तस्करी किया गया है। यह लेख बताता है कि शहरों में भी विशेष बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है जिसे बचाने और संरक्षण देने की सख्त ज़रूरत है। भारत और जर्मनी के शोधकर्ताओं को अध्ययन में केरल में कैटफिश वंश की होराग्लानिस मछली की पापुली नामक नई प्रजाति का पता चला है। तेलंगाना में ठीक 1 वर्ष बाद नीम के पौधों पर फफूंदी का संक्रमण या फंगल इन्फेक्शन देखने को मिला है। इससे नीम के पौधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कश्मीर और लद्दाख में तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। मौसम विज्ञानी और पर्यावरणविद चिंतित हैं। कश्मीर का सबसे बड़ा ग्लेशियर कालहोई 60 वर्ष में 23% सिकुड़ चुका है। इसके अस्तित्व पर संकट का मतलब है कि कश्मीर में सूखा और जल संकट, और यह भारत के लिए कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न करेगा। ग्लेशियर के पिघलने से जल की कमी का संकट कुछ वर्षों बाद आएगा, किंतु इस वर्ष भारत में एल नीनो के कारण वर्षा की कमी हो सकती है, जिससे जल की कमी के संकट से भारत को जूझना पड़ सकता है। एल नीनो क्या है, इस पर पिछले वीडियो में चर्चा की गई है। इस वीडियो में भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि पश्चिमी प्रशांत महासागर और पूर्वी हिंद महासागर में एल नीनो नामक गर्म जलधारा चलती है, जिससे मानसून पवन कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस कारण ये नम वायु भारत में नहीं पहुंच पाते या कम पहुंचते हैं, जिससे या तो वर्षा नहीं होती है या तो बहुत कम होती है। इस वर्ष एल नीनो या ला नीनो से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। एक तरफ तो भारत में बर्फ़ पिघल रहा है और एल नीनो के कारण जल संकट हो रही है, वहीं दूसरी तरफ समुद्र के बढ़ते जल स्तर से मुंबई के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बताया है कि यदि जलवायु संकट को चमत्कारिक रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर भी लिया गया तो भी समुद्र का जल स्तर काफ़ी बढ़ेगा और बांग्लादेश, चीन और भारत जैसे देशों के लिए यह खतरे की बात है। इसके अलावा विश्व मौसम संगठन के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कारण बर्फ़ तेज़ी से पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर उठ रहा है। इसका असर छोटे द्वीपीय देशों के साथ घनी आबादी वाले तटीय शहरों की 90% आबादी पर पड़ेगा, यानी धरती पर रह रहे हर 10वें व्यक्ति को इससे खतरा है। एक भारतीय मूल का अमेरिकी हाई स्कूल का छात्र आकाश उस समय चर्चा का विषय बन गया जब उसने कहा कि दुनिया के 150 अल्ट्रा रिच व्यक्ति और उनके परिवार द्वारा जेट विमानों के प्रयोग से अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रॉकेट प्रक्षेपण में अधिक बढ़ोतरी की संभावना ओजोन परत के लिए घातक हो सकता है। ओजोन परत पिछले 4 दशक में खुद को हुए नुकसान की भरपाई करने की राह पर है, लेकिन रॉकेट उद्योग के कारण इस पर पानी फिर सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में जमा किए गए एक एफिडेविट में कहा गया है कि 2019, 2020 और 2021 में 5 पेड़ प्रति घंटे काटे गए, जिस पर उच्च न्यायालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वन विभाग और अन्य एजेंसियां इस पर ध्यान दें ताकि ग्रीन कवर या हरित कवर को बचाया जा सके। जोशीमठ संकट के बाद केंद्र सरकार द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है, जिसमें एजेंसियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी सड़कों और राजमार्ग परियोजनाओं में पर्यावरण सुरक्षा उपायों को अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा गया है। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य का 67% हिस्सा जंगल का है। यहाँ वन्यजीव और जंगल उत्तराखंड की पहचान है। जंगलों और वन्यजीवों को बचाने वाले उसके संवर्धन के एवज में इस राज्य को ग्रीन बोनस दिए जाने की मांग काफ़ी लंबे समय से हो रही है। हाल ही में वन्यजीवों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने और लोगों पर हाथियों, बंदरों और अन्य वन्यजीवों द्वारा जानलेवा हमला करने की बात सामने आई है। इसके अलावा जंगली बंदर राज्य के परंपरागत खेती के सबसे बड़े नुकसान करने वाले जीव बने हैं। राज्य सरकार इन मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने
तथा जंगली जानवरों से मानव और कृषि की रक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। इससे मानव और वन्य जीवों दोनों की रक्षा हो सकेगी। किंतु इस समस्या का सबसे सटीक समाधान यही है कि मानव जंगलों के आसपास ना बसे, जंगल के आसपास कृषि ना करे, जितना संभव हो सके जंगल से दूर रहे। इससे मानव और पशु दोनों के जीवन की रक्षा होगी। और जो लोग प्रकृति में या जंगलों के आसपास सदियों से रम गए हैं, उनको ऐसे किसी भी तरह की समस्या का सामना बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि यह लोग उन्हीं जीवों के साथ रच बस गए हैं। तो उन क्षेत्रों में बाहरी लोगों का किसी भी तरह कार्य करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए, ताकि स्थानीय लोग जो वहाँ पर कई पीढ़ियों से रह रहे हैं केवल वही वहाँ पर कार्य कर सकें। और इस प्रक्रिया के द्वारा ही मानव वन्य जीव संघर्ष को रोका जा सकता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार की गई है, जिसके तहत सर्वाधिक प्रदूषित राज्यों में शामिल राज्यों के प्रदूषण स्तर में 2026 तक 40% तक प्रदूषण स्तर में कमी करने का लक्ष्य बनाया गया है। हाल ही में तापमान वृद्धि के कारण कई क्षेत्रों में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQAIR जारी किया गया, जिसमें सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर है, जबकि दूसरे स्थान पर मुंबई है, तीसरे स्थान पर काबुल है। इस सूची में दिल्ली टॉप 10 सिटीज़ में शामिल नहीं है। भारतीय मूल की अमेरिकी निक्की हेली ने घोषणा की है कि वह 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में हिस्सा लेंगी। यूट्यूब के CEO सुजन वोजस्की के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के नील मोहन यूट्यूब के नए CEO नियुक्त किए गए। इसमें दुनिया के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे भारतीयों की सूची है, जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी के साथ यह तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें चर्चा हुई कि झंडा तेरा और बंदा मेरा, मतलब कि झंडे तो अमेरिका और ब्रिटेन के थे, लेकिन उस झंडे के साथ काम करने वाले लोग मूल रूप से भारतीय हैं। अमेरिका द्वारा अपने देश में नागरिकता प्राप्त करने के लिए बनाए गए नियमों में कुछ परिवर्तन कर रहा है, जिससे कई भारतीयों को अमेरिका में नागरिकता मिलनी आसान हो जाएगी। फिजी में आयोजित होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत और फिजी के रिश्ते में एक नई ऊर्जा दिखाई दी। इसी समय गिरमिटिया शब्द चर्चा का विषय बना। असल में फिजी में रहने वाले भारतीय गिरमिटिया मजदूर के रूप में यहाँ लाए गए थे। गिरमिटिया शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट से बने गिरमिट शब्द से बना हुआ है। असल में उस समय लोग एग्रीमेंट को गिरमिट कहते थे और उसी गिरमिट से गिरमिटिया शब्द का अपभ्रंश बना। हिंदी में अभी तक सिर्फ भारतीय संसद में ही विमर्श किया जाता था, लेकिन अब फिजी ने भी इसकी व्यापकता को स्वीकार किया है। वहाँ की नई सरकार ने अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी संसद में बोलचाल के माध्यम के रूप में अंगीकार किया है। फिजी में हिंदी की नई शैली विकसित हुई। यह अवधी भोजपुरी, फिजियन और अंग्रेजी के शब्दों के सम्मिश्रण से बना है। इसमें व्याकरण का ज़्यादा बंधन नहीं है। भारत और फिजी द्वारा वीज़ा छूट पर समझौता हस्ताक्षर किया गया है। ब्रिटेन की महारानी कैमिला अपने पति महाराज चार्ल्स तृतीय के ताजपोशी में कोहिनूर हीरा जड़ित ताज नहीं पहनेंगी, बल्कि वह ताजपोशी के लिए महारानी मैरी का ताज पहनेंगी। पता नहीं क्यों ब्रिटेन को अपने उपनिवेशकालीन वस्तुओं से इतना लगाव है, जिन्हें यह गर्व का विषय मानते हैं। वास्तव में वह शर्म का विषय है। कोहिनूर जड़ित ताज वास्तव में भारतीयों के रक्त से सना हुआ है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश राजघराना इसके प्रति इतना लगाव रखता है और भारतीयों द्वारा भारतीय धरोहर मांगने पर वह कुटिल चाल चलते हैं और इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि को भी शामिल कर लेते हैं। जबकि कोहिनूर हीरा भारत के गोलकुंडा खान से निकला और जिस महाराजा दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा लिया वह भी भारतीय ही थे। इसलिए कोहिनूर पर निस्संदेह भारत का ही अधिकार है, लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता कारण अंग्रेज आज भी इसे भारत को वापस नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं इन लोगों ने कितना ट्रिलियन भारत से लूटा। उनके जितने भी संसाधन हैं अधिकांश हमारे ही धन से निर्मित हैं। उनकी जितनी संरचनाएं हैं वो अधिकांश हमारे धन से निर्मित है। यहाँ तक कि उनका औद्योगिक क्रांति भी हमारे धन के कारण हुआ। तो आज जो उनका जीवन स्तर है और जो उनका बड़ी बड़ी बातें हैं वो हमारे संसाधन के कारण हैं। उन्होंने हमें लूटा तब वो इतना धनाढ़ हैं, नहीं तो उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। और देखिए 47 में भारत आज़ाद हुआ और अभी देख लीजिए 50-70 साल हुआ है, क्या हालत है यूके का हमसे। ये लोग तभी तक धनाढ़ बन सकते हैं जब तक इनके पास शोषण का कोई साधन हो। शोषण का साधन समाप्त, इनका
जो धनाढ्यपन है वो समाप्त हो जाएगा। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दे दिया है। भारत और यूएई द्वारा एक व्यापार समझौता किया गया जिसके तहत गैर तेल के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 20 रूसी बैंकों ने भारत में रूपी वोस्टुर अकाउंट खोला है ताकि भारत के साथ व्यापार किया जा सके। भारत में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी या IPEF देशों से अनुरोध किया है कि वे उन विषयों पर बात करें जिससे परिणाम जल्दी आ सकें। IPEF में भारत और अमेरिका के अलावा 12 अन्य सदस्य देश क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं। पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद शिहाबुद्दीन चप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। भारत और बांग्लादेश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करेंगे। भारत का मानना है कि पड़ोसी प्रथम नीति में बांग्लादेश एक अहम केंद्र है। भारत में पहली बार महिला प्रीमियम लीग का आयोजन हो रहा है जिसमें स्मृति मंधाना सबसे महंगी क्रिकेटर साबित हुई और महिला प्रीमियर लीग के RCB टीम की मेंटर सानिया मिर्जा को बनाया गया है। अब तक जिन विषयों पर चर्चा की गई वह एक दिवसीय परीक्षा, सिविल सेवा और स्टेट PCS के प्रारंभिक परीक्षा संबंधित था, किंतु आगे की चर्चा सिविल सेवा और स्टेट PCS की मुख्य परीक्षा हेतु ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आर्टिकल्स को जरूर पढ़ें। यदि आपका UPSC है तो कोशिश करें कि ज़्यादातर आर्टिकल्स को पढ़ लें, किंतु यदि आप स्टेट PCS तैयारी कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण लेखों को चुन लें। और इतना याद रखिए, अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं और नोट्स डाउनलोड करके देख ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, यह लेख लोकतंत्र से संबंधित है। इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियों की भी चर्चा की गई है। उन बिंदुओं को छोड़कर बाकी चीज़ों से सीखें और उसे उत्तर में शामिल करें। इसमें बताया गया है कि किन देश में लोकतंत्र कैसे कार्य कर रहा है, उनकी तुलनाएँ की गई हैं जो आपके सेकेंड पेपर में बहुत यूज़फुल होगा। भारत में कोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हाल ही में CGI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इससे संबंधित चर्चा की थी। इससे न्याय ज़्यादा सुलभ होगा, आसान होगा और सस्ता भी होगा। कोर्ट के अलावा विधि पेशे में या न्यायिक पेशे में AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से न्याय ज़्यादा स्पष्ट, प्रभावशाली और कम लागत वाला हो सकता है। इससे न्याय की गति भी बढ़ेगी। और इस लेख को एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आपका UPSC है तो इसको छोड़िएगा मत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। न्याय व्यवस्था में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देने से न्याय की पहुंच आम जनता तक ज़्यादा आसान होगी। इससे न्याय की जटिलता में कमी आएगी, जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी बात है। और आज़ादी के 75 वर्ष पर भारत अमृतकाल मना रहा है, जिसमें भारत आज़ादी के 100 वर्ष तक क्या करेगा इसका लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें इस लेख में बताया गया है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली UPSC के लिए। UPSC तो इसको बजोर देखिए, यहाँ से मेंस में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को 4 महत्वपूर्ण रुझान प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें पूंजीगत व्यय, महंगाई, राजकोषीय घाटा और वैश्वीकरण है। पूंजीगत व्यय का अर्थ है ऐसे खर्च जिससे पूंजी का निर्माण हो या फिर जिससे किसी अस्थायी संपत्ति का निर्माण हो। यह RBI के क्षेत्रीय मॉडल पर लेख है। क्षेत्रीय मॉडल का मतलब क्षेत्रीय कार्यालय से बिल्कुल नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालय तो केंद्रीय मुख्यालय के अधीन होते हैं और केंद्रीकृत प्रणाली की तरह काम करते हैं। यह अमेरिका के फेडरल मॉडल की बात कर रहा है, जहां पर कई स्वतंत्र बैंक मिलकर एक ग्रुप में काम करते हैं। हर बैंक अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है, वहां के मुद्रास्फीति, जीवन स्तर आदि के बारे में विशेषीकृत होता है। तो वो सभी अपने क्षेत्र विशेष में विशेष तरह का कार्य करते हैं और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से कार्य करते हैं। तो ये लेख उसी तरह है। तो देखना ये है कि क्या यह भारत में संभव है, क्योंकि भारत और अमेरिका की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन एक बार इसको जरूर देखिए अगर आपका UPSC है तो। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे PDF में। यह लेख ऑफ बजट बोरोइंग से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि ऐसे उधार जिसका वर्णन सरकार अपने बजट में नहीं करती। मतलब कि कोई सरकारी कंपनी है, वो कहीं से उधार ले ले और फिर सरकार उस धन को अपने हिसाब से खर्च करे, तो होता तो वो इनडायरेक्टली सरकारी उधार ही है, सरकार पर उधार ही है, लेकिन वो बजट में नहीं दिखता। यह लेख विंडफॉल टैक्स से संबंधित है, जिसमें भारत सरकार देश के अंदर किसी भी तरह के पेट्रोलियम उत्पादों को खोज पर टैक्स लगाती है, उसका समय समय पर समीक्षा करती है। इस कारण भारत में विदेशी कंपनियां पेट्रोलियम की खोज में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाती। यह लेख हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप से संबंधित
रिपोर्ट प्रकाशित करने से संबंधित है। एयर इंडिया द्वारा 470 नए विमान खरीदने का ऑर्डर दिया गया है, जिससे एयर इंडिया चर्चा का विषय बन गई है। इसके अलावा कई अन्य भारतीय विमान सेवा कंपनियां भी नए विमान का ऑर्डर दे रही हैं। यह वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को इंगित करता है, क्योंकि लोगों की आय बढ़ रही है तो लोग ऐसी सेवाएं ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार खोजे गए, जो वास्तव में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने में सक्षम है, अगर इसे सही तरह से प्रयोग में लाया गया। लिथियम का सीधा मतलब समझिए कि इसके प्रयोग से लिथियम आयन बैटरी बनती है, और लिथियम आयन बैटरी का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन में होता है, और इलेक्ट्रिक वाहन वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा मांग में हैं। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी की ज़रूरत मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक में भी की जाती है। इससे भारत इस समय पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक उत्पादों से प्रभावित कर सकता है। प्राकृतिक खेती से तात्पर्य ऐसी कृषि से है जिसमें कृत्रिम रसायनों का प्रयोग या तो नहीं किया जाता है या तो बहुत कम किया जाता है। ऐसा करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य सिक्किम है। यह कृषि फसल, मानव स्वास्थ्य, मिट्टी, पर्यावरण, अनाज सबके लिए बहुत लाभकारी है, इसलिए यह बहुत ही चर्चा का विषय है। इसको एक बार जरूर देख लीजिए, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका यूपीएससी हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय मछुआरों को भारत के तटीय सीमा, जो कि 12 नॉटिकल मील होती है, उसके आगे एक्सक्लूसिव आर्थिक जोन या ईईजेड, जो कि 200 नॉटिकल मील तक होता है, वहाँ तक मछली पकड़ने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इससे मरीन जीवन के संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कुछ सीमाएं भी लगा रखी है। भारत में सभी भोज्य पदार्थों का 1/3 हिस्सा उपयोग से पहले खराब हो जाता है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण इनका सही प्रबंधन नहीं है। सीधा मतलब है कि इनके रखरखाव की सुविधा नहीं है। अगर सुविधा है भी तो वहाँ पर सही से कार्य नहीं किया जाता। इसलिए ज़रूरी है कि भारत अपने भोजन की बर्बादी को रोके और खाने से पहले और खाने के बाद दोनों स्थितियों में भोजन की बर्बादी से बचे। भारत में एक तरफ तो गरीबों की संख्या में कमी आई है, दूसरी तरफ मध्यम वर्ग की संख्या में तेज़ी से वृद्धि आ रही है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में भारत की 1/3 आबादी मध्यम वर्ग में शामिल हो चुकी है। इसके लिए 4 महत्वपूर्ण आधार हैं: संपन्नता, सुरक्षित भविष्य, श्रेष्ठ जीवन और सरलता। ये लेख झारखंड के पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। इनके विकास में कल्याणकारी योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक बार देख लीजिएगा। भारत की विकास की गति बहुत तेज़ है। इसमें सर्वाधिक भूमिका भारत के उद्यमियों की है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा भूमिका स्टार्टअप इकोसिस्टम की है, क्योंकि यह स्टार्टअप पुरानी कंपनी की अपेक्षा नए विचारों, नए लोगों और नई ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। इसलिए इनका विकास दर बहुत ज़्यादा होता है, और इन्हीं कंपनियों के बलबूते या इन्हीं कंपनियों के कारण आज भारत का विकास दर दुनिया में सर्वोच्च है। इन्हीं कंपनियों के कारण भारत में रोज़ कुछ ना कुछ नया बनाया जा रहा है, यानी नवोन्मेषण का माहौल बना हुआ है। कुछ ना कुछ रोज़ इनोवेट हो रहा है, जो कि भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण। इसी इनोवेशन के कारण आज प्रश्न सामने आया है कि क्या ड्रोन ट्रैक्टर को रिप्लेस कर देगा, यानी भविष्य में ट्रैक्टर की जगह ड्रोन ले लेगा। यह तो अभी विचार का विषय है, यह कुछ सीमा तक संभव भी है, लेकिन पूरी तरह से अभी थोड़ा मुश्किल है। खैर, आगे क्या होगा ये समय की बात है, लेकिन तकनीक में सब कुछ संभव है। यहाँ असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता। कभी भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक हुआ करता था, और आज भारत हथियारों का निर्यात कर रहा है, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो रही है। भारत में मानसिक बीमारी को बीमारी नहीं माना जाता जब तक कि वह विकराल रूप ना ले ले। ऐसी परिस्थिति में भारत में मेंटल हेल्थ केयर 2017 लाया गया, ताकि लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और उनका इलाज आसान हो। इसमें बताया गया है कि कुछ सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, और इस समस्या को कैसे हल करना है उससे संबंधित नीति की भी इसमें चर्चा की गई है कि कैसे नई दवाइयाँ बनाई जाए और एंटीबायोटिक को कम से कम प्रयोग किया जाए, उसके अनावश्यक प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.21% लोग दिव्यांग हैं। इस कारण उनकी ज़रूरत के अनुसार डिजिटल इकोसिस्टम बनाए जाने की ज़रूरत है। हाल ही में तुर्की में भयानक विनाशकारी भूकंप आए, जिसके बाद भारत सबसे पहला और सबसे तेज़ी से सहायता पहुंचाने वाला देश बना, और ऐसा माना जाता है कि इससे भारत की वैश्विक छवि में तीव्र सुधार हुआ है।
इसलिए माना जा रहा है कि भारत आने वाले भविष्य में दुनिया के कई समस्याओं का निदान करे। लेकिन युद्ध का केवल एक ही निदान है, वार्ता। वार्ता से ही किसी युद्ध का हल खोजा जा सकता है। वर्तमान में यूक्रेन और रूस का युद्ध वहाँ के नागरिकों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कई समस्या बने हुए हैं। अब देखना यह है कि इसमें भारत कैसी भूमिका निभाता है। चूँकि इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए भारत की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यह लेख महासंकट या पॉली क्राइसिस और वैश्वीकरण से संबंधित है, जिसमें एक साथ कई सारी वैश्विक समस्याओं के कारण ग्लोबलाइजेशन पर खतरा बताया जा रहा है। इसको ज़रूर देखिए। अगर आपका UPSC या स्टेट PCS है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह बता रहा है कि किस तरह से महासंकट ग्लोबलाइजेशन को रोक देगा। इसमें सबसे बड़ी बाधा होगी संरक्षणवाद। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मानव जीवन को बहुत आसान बना देता है। वह मानव जीवन के कई जटिल कार्यों को बहुत आसानी से कर देता है। लेकिन जहाँ इसका लाभ है, वहीं इसकी कई सारी हानियाँ भी हैं, क्योंकि अगर सब कुछ AI आधारित हो जाएगा तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा और कई सारे खतरे अनुमानित हैं। हो सकता है कि भविष्य में AI अपने आप को इतना विकसित कर ले कि मानवीय तंत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर ले। इन सभी AI में ChatGPT सर्वाधिक चर्चा का विषय है। यहाँ से ChatGPT और BART से तो एक प्रश्न आएगा ही आएगा। प्री और मेंस कहाँ में आएगा पता नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, इसको जरूर पढ़ लीजिए। और ChatGPT का पूरी दुनिया में शोर शराबा है, बहुत तेज़ी से चर्चा बना हुआ है। इसमें बताया गया है कि हम लोग AI से कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारी प्रासंगिकता बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी भाई? AI बनाया हमारे लिए गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारा कुछ वो कब्जा कर लें। अरे कब्जा कर लें तो फिर करेंगे क्या? हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त यंत्र ऐसे कार्यों को करने में सहज होंगे जिन्हें मानव कठिनता से करता है, विशेषकर कठिन स्थानों पर सफाई करना या दुर्घटना स्थल पर सफाई करना या दुर्गम स्थलों पर पहुंचना। भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम में पहले से ज़्यादा सहयोग देखा जा रहा है। इसका लाभ दोनों देशों को मिलेगा। अमेरिका की प्रौद्योगिकी बहुत उच्च स्तरीय है, जबकि भारत की प्रौद्योगिकी बहुत सस्ती है। माने अगर दोनों मिल गए तो उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी सस्ते कीमतों पर मिलेगी। ठीक है, तो इससे दोनों देशों का विकास होगा। ऐसा नहीं कि केवल एक को लाभ होगा। एक को लाभ होता तो थोड़ी ना लोग कोलैबोरेशन करते हैं। वर्तमान में पृथ्वी से परे परग्रही जीवन की तलाश जारी है, जिसे वर्तमान में कुछ घटनाओं ने बल दिया है। लेकिन अभी धरती पे इन लोगों ने पूरा जीवन नहीं खोजा। बहुत सारी प्रजातियां अभी अनटच्ड हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं है। तो धरती के बाहर खोजना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, होने को कुछ भी संभव है। तकनीक ऐसी चीज़ है जिससे कुछ भी संभव है। अक्षय ऊर्जा भविष्य में विकास के लिए अनिवार्य होगा, इसलिए वर्तमान में भी अक्षय ऊर्जा विकास का आधार है। और वर्ष 2070 तक भारत के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी अक्षय ऊर्जा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। अक्षय ऊर्जा क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में प्राकृतिक गैस की भी अहम भूमिका होती है। रिस्क प्रूफिंग क्लाइमेट फाइनेंस से तात्पर्य ऐसे वित्त व्यवस्था से है जिनमें उन कार्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो पर्यावरण के विकास में सहायक होते हैं, या पर्यावरण के संरक्षण में सहायक होते हैं, या जैव विविधता को बढ़ाते हैं, जिससे कि पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। जोशीमठ में आए आपदा या भूधसाव के कारण शहरीकरण पर कई प्रश्न उठे हैं। इसी शहरीकरण या शहरी नियोजन पर यह लेख है, और दोनों भाषा में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न संभावित हैं। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के कारण अत्यधिक जान और माल का नुकसान हुआ। इस कारण यह विचार उठ रहा है कि कैसे इस नुकसान को कम किया जाए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ऐसा निर्माण कार्य किया जाए जो पर्यावरण अनुकूल हो, भूकंप रोधी हो, बाढ़ रोधी हो। इसके अलावा सस्ता और सुलभ हो, ताकि लोगों तक इसकी पहुंच बनी रहे और पर्यावरण पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो, और अगर कोई विनाशकारी संकट आए तो यह जीवन रक्षक बन सके। यह लेख भ्रष्टाचार के बदलते स्वरूप पर है। यह पेपर फोर्स में विशेष रूप से उपयोगी होगा। इसमें बताया गया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार अपना रूप बदल रहा है। जनतंत्र कहीं कहीं पर बाजार तंत्र का रूप ले रहा है, यानी कि सरकारी नीतियां कुछ विशेष लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए बनाई जा रही है। ऐसी स्थिति में यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। इस कारण जरूरी है कि समानता और समावेशी विकास के रास्ते पर चला जाए। आज के लिए बस इतना ही।
चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।